मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि एवरीवन इज डूइंग फिट एंड फाइन। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी बच्चों कि मैं लेक्चर डालने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्योंकि आई वॉज रियली वेरी बिजी यार। मेरे पास टाइम ही नहीं मिला कि मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकूँ एंड उसको अपलोड कर सकूँ। बट अब से आई विल ट्राई टू अपलोड माई लेक्चर ऑन टाइम ऑन एवरी संडे। बस इस बार के लिए मुझे माफ़ कर देना। तो चलो बच्चों, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो फर्स्ट टाइम में लेक्चर लगा रहे हैं, तो प्लीज़ इससे पहले लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देखा हो। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो आपको इस लेक्चर का कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो प्लीज़ पहले जाओ वो लेक्चर देख के आओ, देन ये लेक्चर लगाओ। मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं अबाउट द स्क्रोटम, अबाउट द टेस्टिस एंड अबाउट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड उसके अंदर सेल्स कौन कौन से प्रेजेंट है एंड उनके फंक्शंस। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एपिडीडिम्स। तो देखो अब क्या हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जौन से स्पर्म सेल बने वो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ पे गए, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस क्या था, रेटिटेस्टिस मेरे पास एक नेटवर्क था ब्लड वेसल्स का। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ पे गए, वासा इफ्रेंशिया के थ्रू एपिडिडिमिस में। ये जो यहाँ पे ये बड़ा, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो से बड़ा सा मास है वो क्या है, एपिडिडिमिस, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों अब देखो एपिडिडिमिस का सबसे पहला, इसका जो सा साइज है कि ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, एंड एपिडिडिमस का मेन काम क्या है, एपिडिडिमस का मेन काम है जो से स्पर्म है, स्पर्म को मैच्योर करना एंड डेड स्पर्म की फैगोसाइटोसिस करना। ठीक है, एंड ये आप लोग देख सकते हो कि जौन सा एपिडिडिमिस है वो बनी कैसे। वो यहाँ पे हमारे पास हाई कॉइल डक्ट, ये जो ये बड़ा सा मास है ना, ये ऐसे मास नहीं होता, ये सारी डक्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे डक्ट, छोटी छोटी डक्ट क्या बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉइल्ड हो गए, हमारे पास ये एक ऐसा मास बनाती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एपिडिडिम्स। ठीक है, तो 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया की यूनियन से मेरे पास जब हाईली कॉइल्ड डक्ट ऐसे फॉर्म होती है, मैं उसको बोलता हूँ एपिडिडिमिस। ठीक है, जो आगे जाके किस में ओपन होती है, जो आगे जाके ओपन होती है इनटू वास्ट एफर्नेस, एंड फाइनली वहां से निकल के वो एंटर कर जाती है कहाँ पे, इनटू द यूरेथ्रा बाय इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे थोड़ा सा बेसिक। तो चलो अपने नोट्स खोलो एंड लिखना स्टार्ट कर दो मेरे साथ साथ। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि एपिडिडिमिस क्या है। एपिडिडिमिस इज अ हाईली कॉइल्ड डक्ट। एपिडिडिमिस क्या है, इज अ हाईली कॉइल्ड डक्ट which form which form by union of by union of 10 to 12 vasa differentia। ठीक है, एंड उसके बाद ये फाइनली ओपन हो जाती है कहाँ पे, इनटू वास्ट एफर्नेस। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपिडिडिमिस का मेन फंक्शन क्या है कि जौन सा इमेच्योर स्पर्म, कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जौन सा स्पर्म बना बच्चों वो फुली मैच्योर नहीं होता, वो फुली मैच्योर और फंक्शनली मैच्योर होता है आगे एपिडिडिमिस में। तो इसका सबसे पहला मेन फंक्शन क्या हुआ, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखना नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या कि जौन सी हमारे पास स्पर्म की फंक्शनल मैच्योरेशन है वो कहाँ पे होती है, वो होती है एपिडिडिमिस में। ठीक है, दूसरी बात, जौन सा हमारे पास डेड स्पर्म सेल है, अगर वो एपिडिडिमिस में पहुंच जाता है तो एपिडिडिमिस के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन क्या आ गया इसका, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस ऑफ डेड स्पर्म
अब वो फैगोसाइटोसिस किसकी हेल्प से होती है बच्चों? मैंने आपको बताया था कि ये पूरी डक्ट में हमारे पास क्या होती है, स्टीरियोसिलिएटेड सीडोस्ट्रेटिफाइड कोलोमनार एपिथेलियम, कोलोमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो देखो इसकी लाइनिंग किससे हो रखी है, स्टीरियोसिलिएटेड सीडोस्ट्रेटिफाइड कोलोमनार एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से जो सा डेड स्पर्म है, डेड स्पर्म की क्या होती है, फैगोसाइटोसिस। ठीक है भाई, अब मैंने आपको इसे पिछले लेक्चर में बताया था कि एपिडिडीमिस हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है उसका हेड वाला पार्ट, एक है उसकी बॉडी वाला पार्ट, और तीसरा है उसकी टेल। ठीक है बच्चों, तो इसके हेड को हम क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट अगर आपको रिवाइज है। इसके हेड को हम बोलते हैं बच्चों कैपट, और बॉडी को बोलते हैं कॉर्पस, एंड टेल को बोलते हैं कोड़ा। ये भाई मैं सब कुछ पिछले लेक्चर में बता के आया हूँ। ठीक है, तो तभी कह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्टली लेक्चर लगाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो पहले जाओ लेक्चर देख के आओ। तो मैंने इसके हेड को क्या बोला, कैपट, इसकी बॉडी को मैंने क्या बोला, कॉर्पस, एंड इसकी टेल को मैंने क्या बोला, जो जाके आगे कनेक्ट होएगी किसके साथ, वासा डेफर्नेस के साथ, उसको मैंने क्या बोला, कौड़ा। तो कैपट, कॉर्पस एंड कौड़ा। ठीक है, ये 3 पार्ट है एपिडिडीमिस के। ठीक है भाई बच्चों, तो एपिडिडीमिस क्या है, हाईली कॉइल्ड डक्ट है जो फॉर्म होती है विद यूनियन ऑफ 10 to 12 वासा इफ्रेंशिया। आप लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हो, तो देखो 1 2 3 4 5, तो सिर्फ हमें 5 दिखाई है, पर होती एक्चुअल में कितनी है, 10 से 12। आगे जाके देखो इसकी ब्रांचेस कन्वर्ट होगी ना आगे, हाँ तो वो भी सारी क्या है भाई, वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, और यही वासा इफ्रेंशिया जब हाईली कॉइल्ड हो गई, मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास बन गया एपिडिडीमिस। एंड एपिडिडीमिस के मेरे पास 3 पार्ट है, कैपट, कॉर्पस, कौड़ा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे होती है फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स एंड फैगोसाइटोसिस ऑफ डेड स्पर्म। अब फैगोसाइटोसिस कौन करता है इसमें, स्टीरियोसिलिएटेड सीडोस्ट्रेटिफाइड कोलोमनार एपिथेलियम। अंडरस्टूड। चलो अब हम चलते हैं बच्चों आगे वास डेफर्नेस के पास। अब मैंने आपको बताया, यहाँ से देखो एपिडिडीमस का कौड़ा पार्ट कहाँ ओपन हो गया, हमारा वास डेफर्नेस में। ये क्या है, वास डेफर्नेस। तो सबसे पहले स्पर्म बना कहाँ पे, सबसे पहले स्पर्म बना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसके बाद कहाँ है, रेटिटेस्टिस, उसके बाद कहाँ गया, वासा डेफर्नेस के वासा इफ्रेंशिया के थ्रू कहाँ पे आया, हमारा एपिडिडीमिस में। एंड एपिडिडीमिस के बाद वो फाइनली एंटर कर जाता है कहाँ पे, इनटू द वास डेफर्नेस। ठीक है भाई, तो ये जहाँ से मेरा कौड़ा पार्ट खत्म हुआ, वहां से स्टार्ट होता है वास डेफर्नेस। ठीक है भाई, तो आओ डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये देखो, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट है एपिडिडीमिस। एंड यहाँ से जौन सी ये डक्ट निकली, एंड यहाँ से जौन सी ये डक्ट निकली, ये लॉन्ग डक्ट आप देख सकते हो, ये लंबी सी ट्यूब जो जाके आगे कनेक्ट हो जाती है कहाँ, यूरेथ्रा के साथ इजैकुलेटरी डक्ट बन के, है ना। तो सेमिनल वेसिकल और वास डेफर्नेस एक कॉमन डक्ट बनाते हैं हमारे पास। ठीक है भाई, तो उसी को हमने क्या बोला, वास डेफर्नेस। तो मुझे ये बताओ, वास डेफर्नेस लॉन्ग होगी या एपिडिडीमिस लॉन्ग होगी, या रेटिटेस्टिस या वास इफ्रेंशिया। भाई सबसे लॉन्गेस्ट अभी तक तो हमें वास डेफर्नेस दिखी। दैट मीन्स कि इसका जो सा साइज है बच्चों, इसकी जो सी लेंथ है वो कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर। एंड एपिडिडीमस की हमारे पास लेंथ कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। इसकी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों क्या, कि ये अराइज होती है, ये अराइज होती है फ्रॉम कौड़ा ऑफ एपिडिडीमिस, फ्रॉम कौड़ा, है ना। सबसे पहला पार्ट क्या था, कॉर्पस। सेकंड पार्ट क्या, सॉरी सबसे पहला पार्ट क्या था, कैपट। सेकंड क्या था, कॉर्पस। एंड तीसरा क्या था, कौड़ा। सो कौड़ा से राइज हुई वास डेफर्नेस, है ना। तो राइज फ्रॉम कौड़ा एपिडिडीमिस,
एंड ओपन इन इजैक्यूलेटरी डक्ट। और ये कहाँ पे ओपन हुई? ये ओपन हो जाती है इनटू इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है भाई। आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि डायग्राम में मैंने आपको दिखाया ना, ये देखो यहाँ पे ये है सेमिनी, ये देखो एक मिनट रुको, मेरे को मार्कर सेलेक्ट करने दो। हाँ देखो, ये है यहाँ पे क्या, सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल से मेरे पास यहाँ पे कॉमन डक्ट निकली, ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है आगे ऊपर से क्या, वास डेफरनेस। और इसी डक्ट को मैंने क्या बोला, इजैक्यूलेटरी डक्ट, क्योंकि इसी डक्ट से मेरे पास स्पर्म आए, क्योंकि इसी डक्ट से मेरे पास स्पर्म आए एंड इसी डक्ट से मेरे पास सेमिनल फ्लूइड आई, जो किसने बनाई, सेमिनल वेसिकल। ठीक है बच्चों, तो इतने पार्ट को मैंने क्या बोल दिया, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या होती है सर। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट बच्चों वो कॉमन डक्ट है जो सेमिनल वेसिकल और वास डेफरनेस से मिलके बन रही है। ठीक है, आगे जाके ये कनेक्ट हो जाती है किसके साथ, ये देखो यहाँ से क्या आया ये भाई, यूरिन वाली डक्ट आई यूरिनरी ब्लैडर की, है ना। तो यहाँ से मेरे पास अब ये यहाँ से लेके पेनिस के बिल्कुल एंड तक वाली डक्ट को मैं क्या बोलता हूँ, यूरेथ्रा। ठीक है, जो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मेरे पास बच्चों इतना हिस्सा है इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, तो एपिडिडीमिस, तो ये राइज हुई फ्रॉम कौड़ा एपिडिडीमिस एंड ओपन इनटू इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की। इसका सिर्फ एक फंक्शन है क्या, स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन करना। तो इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है हमारे पास, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो इसका हमारे पास एक ही फंक्शन है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, वास डेफरनेस। अंडरस्टूड। चलो अब चलते हैं आगे भाई। अब हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास आ गया यूरेथ्रा। अब देखो बच्चों, यूरेथ्रा हमारे पास तीन तरह की है ना। यूरेथ्रा हमारे पास मेल्स में अलग साइज की होती है एंड फीमेल्स में अलग साइज की होती है। तो सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। देखो, अब जौन सी यूरेथ्रा की लेंथ है वो मेल एंड फीमेल में वेरी करती है। ठीक है, मेल्स में जौन सी यूरेथ्रा की लेंथ है वो होती है लॉन्ग एंड फीमेल में जौन सी यूरेथ्रा की लेंथ है वो होती है स्मॉल। मेल में जौन सी यूरेथ्रा की लेंथ है बच्चों वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर एंड फीमेल में जौन सी यूरेथ्रा की लेंथ है वो कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड बच्चों मेल में एक और ख़ास बात है क्या, कि मेल में जौन सी हमारी मेल्स की यूरेथ्रा होती है ना वो कॉमन है, मतलब कि वो कॉमन है फॉर स्पर्म एज वेल एज यूरेथ्रा, सॉरी फॉर स्पर्म एज वेल एज यूरिन, क्या बोल दिया मैं ये। ठीक है, तो कॉमन है स्पर्म प्लस यूरिन के लिए। ठीक है, इसीलिए मेल्स में हम यूरेथ्रा को क्या बोल देते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, क्या बोल दिया, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, क्योंकि वो कॉमन पैसेज है फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, यूरिनो मतलब कि यूरिन, जेनाइटल मतलब कि सीमेन, है ना, जेनाइटल मतलब कि क्या, सीमेन। अब मैंने आपको डिफरेंस बताया था, यहाँ पे भी सीमेन लिख लो, मैंने स्पर्म लिख दिया। अब मैंने आपको डिफरेंस बताया था स्पर्म एंड सीमेन में क्या होता है। जब हमारे मेल्स के अंदर मेल एसेसरी ग्लैंड ने अपनी फ्लूइड बना दी, है ना, तो जब स्पर्म उस फ्लूइड के साथ मिक्स हो गया वो हमारे पास क्या बन जाती है, सीमेन। ठीक है, तो सीमेन प्लस यूरिन।
तो अगर मैं बोलूँ अकेला स्पर्म, दैट मीन्स कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्पर्म सेल की। अगर मैं बोलूँ सीमेन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरे पास तीनों ग्लैंड्स की जो सी सिक्रीशन यानी कि उसकी फ्लूइड है प्लस स्पर्म। ठीक है, तो बच्चों देखो मेल में लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, मतलब कि यूरेथ्रा की लेंथ जो सी है वो लॉन्ग है, और फीमेल में कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये लेंथ छोटी होने की वजह से ही फीमेल्स में क्या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए फीमेल्स में क्या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर कॉमन। अब वो कॉमन क्यों है, ड्यू टू शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा। इस रीजन की वजह से फीमेल्स में क्या जो सी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसका खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब मेल्स के अंदर जो सा यूरेथ्रा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आप लोग जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हो, देखो सबसे पहला बच्चों जो सा मेरे पास ये वाला है, इसको मैंने क्या बोला, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। जौन सा यूरेथ्रा के आसपास मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास वाली यूरेथ्रा है उसको मैंने क्या बोला, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। अब जौन सी ये यूरेथ्रा है इसके आसपास ये जौन सा आप देख सकते हो, ये गोला सा क्या है भाई, ये गोला सा है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो वो यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के रीजन में आ रहा है उसको मैंने बोल दिया क्या, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ठीक है, एंड देन बच्चों उसके बाद ये छोटा सा पार्ट, एक मिनट ये मैं जूम करता हूँ, ये देखो ये छोटा सा पार्ट, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक है, एंड देन बच्चों हमारे पास वो यूरेथ्रा जो मेरे मतलब पेनिस के सिलेंड्रिकल मसल्स के बीच में प्रेजेंट है उसको मैंने क्या बोला, उसको मैंने बोला पेनाइल यूरेथ्रा। उसको मैंने क्या बोला, पेनाइल यूरेथ्रा। तो मुझे इनकी लेंथ बताओ कितनी होगी। देखो जो सा मेरे पास है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा उसकी लेंथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। जो सा है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा उसकी लेंथ होती है सिर्फ 1 सेंटीमीटर, सबसे छोटा। ठीक है, एंड जो सा मेरे पास है पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा की लेंथ होती है भाई 15 to 17 सेंटीमीटर। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा यूरेथ्रा है, पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट यूरेथ्रा। सबसे पहले क्या, मेल का यूरेथ्रा लॉन्ग होता है देन फीमेल, कितना 20 सेंटीमीटर, एंड फीमेल का कितना 4 सेंटीमीटर। अब मेल का जो सा यूरेथ्रा है इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर सीमेन एज वेल एज यूरिन, इसीलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। एंड फीमेल में जो सा यूरेथ्रा है उसकी लेंथ होती है छोटी, कितनी 4 सेंटीमीटर। दैट्स वाई इन फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए फीमेल्स की विजाइना में जो सा इन्वायरमेंट है विजाइना के अंदर वो कैसा होता है, एसिडिक, इसी रीज़न की वजह से। क्योंकि अगर वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स की ग्रोथ आसानी से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलो अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 6th पार्ट की, दैट इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब देखो बच्चों, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, क्योंकि यही पहचान करवाता है बिटवीन द मेल एंड फीमेल। देखो प्राइमरी सेक्स हमारे पास थे, प्राइमरी सेक्स हॉर्मोन्स है ना। मेल में प्राइमरी सेक्स हार्मोन कौन सा था भाई, बताओ, टेस्टोस्टेरोन। एंड फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स हार्मोन कौन सा था, बताओ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ऐसे ही मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, टेस्टिस। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है,
भाई फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? ओविस। ठीक है, अब ऐसे ही मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? स्क्रोटम एंड पेनिस, जिसके बारे में अब हमें बात करनी है इन डिटेल। ठीक है, तो मेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या? टेस्टिस। मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या? स्क्रोटम एंड पेनिस। स्क्रोटम प्लस पेनिस। अब स्क्रोटम के बारे में हम लोग बात करके आ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे इन डिटेल अबाउट पेनिस। ठीक है, तो जिसने लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर नंबर 1, वो जाके देख के आओ, बिकॉज उसमें हमने स्क्रोटम के बारे में पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, सो प्लीज गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 1। तभी कह रहा हूँ मैं बार बार, अभी भी लेक्चर पॉज करके लेक्चर नंबर 1 एंड 2 लगा लो, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग पेनिस की इन डिटेल, बिकॉज स्क्रोटम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेल्स में पेनिस क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और किस में हेल्प करता है ये मेल में? ये मेल का मेन कोपुलेटरी ऑर्गन है, जिसके साथ मेल कोपुलेशन करता है। विदाउट पेनिस ना ही स्पर्म फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है और ना ही स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो सबसे पहली चीज पेनिस क्या है? पेनिस इज मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। पेनिस इज मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, एंड बच्चों पेनिस क्या है? एक्सटर्नल मेल ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल एज वेल एज यूरिनरी फंक्शन में। ठीक है, तो इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। ठीक है भाई, तो पेनिस प्लेस अ crucial role in sexual reproduction and the excretion of urine and the excretion of urine और यूरिन की एक्सक्रीशन में। ठीक है, तो ये सेक्सुअल एंड यूरिनरी फंक्शंस दोनों में इन्वॉल्व है। क्या? सेक्सुअल प्लस यूरिनरी फंक्शंस, ये दोनों में इन्वॉल्व है क्या? पेनिस। ठीक है, तो पेनिस क्या है? मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड मेल कोपुलेटरी ऑर्गन, एंड ये इन्वॉल्व होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एज वेल एज इन द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। तो ये सेक्सुअल प्लस यूरिनरी फंक्शंस दोनों में इन्वॉल्व होता है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं मेन इसकी एनाटॉमी की। अब हमें पढ़ना है पेनिस के मसल्स के बारे में, कि पेनिस के अंदर कौन कौन से इरेक्टाइल मसल्स होते हैं, कौन कौन से इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, जो हेल्प करते हैं पेनिस की इरेक्शन में। तो चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस। सो बच्चों, पेनिस में 3 सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हमें बात करनी है। 3 cylindrical erectile tissue present in penis। ठीक है, वो 3 इरेक्टाइल टिश्यू अब कौन कौन से है देखो। सबसे पहला है मेरे पास कॉर्पस कैवर्नोसम, है ना, जैसे हैरी पॉटर का वो है नहीं एक विंगार्डियम लेवियोसा, वैसे ही कॉर्पस कैवर्नोसम। अब जो सा ये कॉर्पस कैवर्नोसम है वो बच्चों प्रेजेंट होता है इन पेयर। ठीक है, एंड दूसरा मसल है, दूसरा टिश्यू है हमारे पास कौन सा? कॉर्पस स्पोंजियोसम। ये भी ओसम, मतलब दोनों मसल्स बड़े ओसम है ना। तो कॉर्पस स्पोंजियोसम, दोनों ओसम मसल्स, ओसम, वो भी ओसम, ये भी ओसम। ये बेचारा सिंगल है भाई।
इसकी लाइफ में दुख खत्म ही नहीं होता। ठीक है, ये भी हमारी तरह सिंगल है। अब देखो पेनिस में दो मसल्स प्रेजेंट है, एक कॉर्पस कैवर्नोसम, एक कॉर्पस स्पोंजियोसम। जौन सा तो कॉर्पस कैवर्नोसम है वो प्रेजेंट है इन पेयर, वो प्रेजेंट है इन पेयर। इसीलिए ये मैंने दो काउंट कर लिए, है ना। ये भाई दो इन नंबर हो गए, ये वन इन नंबर हो गए। इसलिए टोटल मैंने क्या बोल दिया, पेनिस में तीन सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल मसल्स प्रेजेंट है। और वो कौन कौन से आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अब देखो यहाँ इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो पेनिस को बिल्कुल अलग कर दिया है, लाइक ए हॉट डॉग, है ना। भाई साहब हॉट डॉग ही लग रहा है वो यार। देखो बीच में वो भरा हुआ है सॉसेज, है ना, ये साइड में हॉट डॉग। तो बच्चों देखो जौन सा ये नीचे आपको जौन सा ये नीचे आपको ये दोनों मसल्स, ये दोनों दिख रहे हैं, है ना, ये कौन से है, कॉर्पस कैवर्नोसम। ठीक है, एंड ये ऊपर जौन सा ये आपको सिंगल मसल दिख रहा है, ये सिंगल टिश्यू दिख रहा है, ये कौन सा है, कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, एंड बच्चों ये आगे जौन सा ये एनलार्ज एंड है उसको मैंने क्या बोला, उसको मैंने बोला ग्लैंस पेनिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इसको बोलने वाले हैं ग्लैंस पेनिस। ठीक है, एंड अगर मैं इसकी अब डाइसेक्शन करके ठीक है, दिखाऊं, देखो एंड अगर मैं इसकी अब डाइसेक्शन करके दिखाऊं, देखो ये कुछ ऐसा दिखता है। अब जौन सा आपको यहाँ पे ये सेंटर वाले ये दोनों मसल्स दिख रहे हैं, पेयर में प्रेजेंट है, वो कौन से है, कॉर्पस कैवर्नोसम। एंड वो टिश्यू जो यूरेथ्रा के आसपास प्रेजेंट है, जो यूरेथ्रा के आसपास प्रेजेंट है, उसको मैंने क्या बोल दिया, कॉर्पस स्पोंजियोसम। लिखवा देता हूँ, लिखो। अब देखो कुछ बातें मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिखो। कॉर्पस कैवर्नोसम है, जौन सा तो कॉर्पस कैवर्नोसम है वो प्रेजेंट होता है इन पेयर। क्या, सबसे पहली बात, प्रेजेंट इन ठीक है, पेयर। क्या कि प्रेजेंट इन पेयर। डोर्सल या वेंट्रल, एंड इसकी पोजीशन कैसी है, डोर्सल या वेंट्रल। इसकी बच्चों पोजीशन होती है डोर्सल टू यूरेथ्रा, पीछे ही है भाई, है ना, तो क्या, है ना, यूरेथ्रा के पीछे ही है भाई, है ना, तो क्या डोर्सल। ये सारी आपको और क्या दिख रही थी, ब्लड इसके आसपास ये सारी आपको क्या दिख रही थी, ब्लड वेसल्स है भाई। ये देखो ये सारी जो आपको ये डॉट 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 दिख रहे हैं ना, ये देखो ये ऐसे 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 ऐसे, ये छोटे छोटे से पोर्स, ये सारी क्या है ना, ये छोटे छोटे से पोर्स के आसपास ये सारी क्या है, ये सारी भाई ब्लड वेसल्स है। तो क्या है, ब्लड वेसल्स। तो इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स। एंड इन ब्लड वेसल्स में जब ब्लड का फ्लो एकदम से हाई हो जाता है तभी पेनिस की इरेक्शन होती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैकुलेशन, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इस मसल के तो अराउंड क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स। अब इस मसल के अराउंड क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स। तो प्रेजेंट अराउंड ब्लड वेसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स। और यही वो ठीक है, टिश्यू है जो सपोर्ट करता है, यही वो टिश्यू है जो सपोर्ट करता है इरेक्शन, और सपोर्ट करता है ना, और सपोर्ट करता है इरेक्टाइल टिश्यू, रेगुलेट एंड रेगुलेट ब्लड फ्लो, रेगुलेट ब्लड फ्लो एंड रेगुलेट ब्लड फ्लो ड्यूरिंग इरेक्शन, सॉरी ड्यूरिंग इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम, यानी कि स्पोंजी मसल की। अब देखो जौन सा ये स्पोंजी टिश्यू है, ये कैसा है, और सिंगल, पोजीशन कैसी है, वेंट्रल, और इसकी पोजीशन कैसी है, वेंट्रल। आगे है ना ये उससे हमारा कॉर्पस कैवर्नोसम से, तो इसकी पोजीशन क्या हुई, वेंट्रल। ठीक है, एंड ये प्रेजेंट होता है अराउंड यूरेथ्रा, प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रा, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंस पेनिस,
रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन फॉर ऑफ ग्लैंड फॉर्मेशन पेनिस। ऑफ ग्लैंड्स पेनिस। ठीक है भाई बच्चों, आगे समझ। तो जौन सा है ठीक है भाई कॉर्पस बच्चों, कैवर्नोसम, वो आगे पेयर समझ। में तो प्रेजेंट है। जौन सा है कॉर्पस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कैवर्नोसम वो सिंगल पेयर है। में प्रेजेंट ठीक है, है, कॉर्पस और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कैवर्नोसम सिंगल की है। पोजीशन क्या ठीक है? है, और डोर्सल, इसकी कॉर्पस पोजीशन क्या कैवर्नोसम है? की पोजीशन वेंट्रल। क्या है? और जौन डोर्सल, सा इसकी कॉर्पस पोजीशन कैवर्नोसम क्या है? है, वेंट्रल। इसके और अराउंड जौन क्या सा प्रेजेंट कॉर्पस है? कैवर्नोसम ब्लड है वेसल्स, इसके ढेरों ब्लड अराउंड क्या वेसल्स, प्रेजेंट है? बहुत सारी ब्लड ब्लड वेसल्स है। वेसल्स, ठीक ढेरों है, ब्लड वेसल्स है जिसकी भाई वजह साहब, से बहुत सारी ब्लड इरेक्शन वेसल्स हो है। पाती है। ठीक है, अगर ये ब्लड जिसकी वेसल्स वजह नहीं से होंगी तो इरेक्शन नहीं इरेक्शन हो होगी। पाती है। अब जिम अगर में ये ब्लड वेसल्स इम्पोटेंसी नहीं होती होगी तो है, इरेक्शन नहीं इरेक्टाइल होगी। डिस्फंक्शन अब जिम होता है, में तो वो इम्पोटेंसी क्यों है? होती है, ये बिकॉज उनकी इरेक्टाइल ब्लड डिस्फंक्शन वेसल्स में होता ब्लड है, का फ्लो तो वो प्रॉपरली क्यों नहीं है? हो पाता, बिकॉज इसी उनकी वजह ब्लड से। वेसल्स में ब्लड का ठीक है, फ्लो और प्रॉपरली नहीं हो यही पाता, वो इसी हमारे वजह पास से। टिश्यू है जो ठीक है, और इरेक्टाइल टिश्यू यही को वो सपोर्ट हमारे करता पास है टिश्यू और है ब्लड जो फ्लो को रेगुलेट इरेक्टाइल करके टिश्यू को रखता है सपोर्ट ड्यूरिंग करता है इरेक्शन और एंड ब्लड फ्लो को इजैकुलेशन। रेगुलेट और करके ये रखता है प्रेजेंट है ड्यूरिंग अराउंड इरेक्शन यूरेथ्रा एंड एंड इजैकुलेशन। रिस्पॉन्सिबल होता और है ये फॉर द प्रेजेंट है फॉर्मेशन अराउंड ऑफ यूरेथ्रा ग्लैंड एंड पेनिस। रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स देखो, पेनिस। ये जो सा हेड है ना, ये देखो, एनलार्ज ये एंड है जो पेनिस सा का, उसको हेड मैंने क्या बोला? है ना, ग्लैंड ये पेनिस। जो एनलार्ज कौन एंड बना है रहा है? पेनिस का, उसको मैंने कॉर्पस क्या बोला? ग्लैंस स्पॉन्जियोसम। पेनिस। जो कौन एंड बना रहा ग्लैंस है? पेनिस के कॉर्पस ऊपर जो सी स्पॉन्जियोसम। लूज फोल्ड एंड ग्लैंस होती है ना, मतलब पेनिस के स्किन होती है, ऊपर जो सी लूज फोल्ड लूज ऑफ स्किन फोल्ड होता है, उस होती है ना, स्किन को मतलब मैं क्या स्किन होती बोलता है, हूँ? फोर स्किन। लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता जैसे है, कि ये उस स्किन ग्लैंस को मैं पेनिस क्या है, तो बोलता हूँ? इसके फोर अराउंड ना, स्किन। मतलब ये जैसे ऐसे कि ये स्किन ग्लैंस होती पेनिस है है तो इसके ग्लैंस अराउंड पेनिस ना, के मतलब अराउंड। ये ठीक है, ऐसे स्किन उस स्किन होती को है मैं क्या बोलता ग्लैंस हूँ? पेनिस के उस अराउंड। स्किन को ठीक है, उस हमने स्किन को बोला मैं क्या क्या? बोलता हूँ? फोर उस स्किन स्किन, को जो हमने ग्लैंस बोला क्या? पेनिस को फोर कवर करके रखती स्किन, है। जो ग्लैंस ठीक है पेनिस भाई को बच्चों, कवर करके रखती है। तो ये था ठीक है भाई ऑल बच्चों, अबाउट तो पेनिस। ये था ऑल कुछ अबाउट डाउट हो, कुछ ना समझ में पेनिस। आया हो, मुझे प्लीज़ कुछ कमेंट करके डाउट बता हो, देना, कुछ ना मैं समझ आपको में आया हो, बता दूंगा मुझे दोबारा से। प्लीज़ कमेंट करके ठीक है, बता तो देना, चलो मैं फटाफट आपको रिवाइज करते हैं बता पेनिस दूंगा की। दोबारा से। तो पेनिस क्या ठीक है, है? तो मेल चलो फटाफट कोपुलेटरी रिवाइज ऑर्गन करते हैं पेनिस एंड की। इट्स प्ले अ तो पेनिस क्रूशियल क्या है? रोल मेल इन सेक्सुअल कोपुलेटरी ऑर्गन रिप्रोडक्शन एंड इट्स एंड द प्ले अ एक्सक्रीशन क्रूशियल ऑफ रोल यूरिन। इन सेक्सुअल ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड एंड द बच्चों पेनिस एक्सक्रीशन में ऑफ टोटल यूरिन। 3 ठीक है, सिलेंड्रिकल एंड बच्चों इरेक्टाइल मसल पेनिस में प्रेजेंट टोटल होते हैं। 3 एक तो है पेयर सिलेंड्रिकल में कौन इरेक्टाइल सा? मसल कॉर्पस प्रेजेंट होते हैं। कैवर्नोसम। एक तो है और एक पेयर है में सिंगल कौन सा? कौन सा? कॉर्पस कॉर्पस कैवर्नोसम। स्पॉन्जियोसम। तो जोन सा और एक है कॉर्पस सिंगल कौन सा? कैवर्नोसम है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। उसकी तो पोजीशन क्या जोन है? सा डोर्सल। कॉर्पस कैवर्नोसम है स्पॉन्जियोसम की पोजीशन क्या उसकी है? पोजीशन वेंट्रल। क्या है? ये डोर्सल। प्रेजेंट होता है अराउंड स्पॉन्जियोसम की ब्लड पोजीशन क्या वेसल्स। है? ये वेंट्रल। प्रेजेंट होता ये है प्रेजेंट होता यूरेथ्रा है अराउंड एंड वो ब्लड सपोर्ट वेसल्स, करता है ये इरेक्टाइल प्रेजेंट टिश्यू होता को है अराउंड एंड ब्लड यूरेथ्रा के फ्लो को एंड वो रेगुलेट सपोर्ट करता करता है है ड्यूरिंग इरेक्टाइल इरेक्शन टिश्यू एंड को एंड इजैकुलेशन। ब्लड के फ्लो एंड ये को रेगुलेट रिस्पॉन्सिबल है करता फॉर है द ड्यूरिंग फॉर्मेशन इरेक्शन एंड ऑफ इजैकुलेशन। ग्लैंड एंड ये पेनिस। रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर द द फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ ऑफ ग्लैंड्स ग्लैंड पेनिस। पेनिस। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ठीक है भाई, ग्लैंड्स पेनिस। तो चलो अब हम देखते ठीक हैं है भाई, कि तो मेल्स के चलो अंदर अब हम इरेक्शन एंड देखते हैं कि इजैकुलेशन कैसे मेल्स रेगुलेट के होती है। अंदर अब इरेक्शन आपको एंड पता है कि इजैकुलेशन हमारी कैसे बॉडी की रेगुलेट होती जितनी है। भी अब आपको एक्टिविटीज है पता है वो कि सब कौन हमारी कंट्रोल बॉडी करता की है? जितनी हमारा भी ब्रेन। एक्टिविटीज है वो यानी सब कि कौन कंट्रोल ब्रेन करता का है? भी कौन हमारा सा ब्रेन। सिस्टम? यानी सेंट्रल कि नर्वस सिस्टम। ब्रेन का भी कौन अब सा सेंट्रल सिस्टम? नर्वस सिस्टम सेंट्रल के अंदर नर्वस भी हम सिस्टम। दो तरह के अब सिस्टम सेंट्रल पढ़ते हैं, नर्वस एक सिस्टम के अंदर पीएनएस, भी हम एक दो तरह के एएनएस, सिस्टम है ना। पढ़ते हैं, मतलब एक कि एक है पीएनएस, हमारे पास एक पेरिफेरल एएनएस, नर्वस है ना। सिस्टम, एक मतलब होता कि है एक है ऑटोनोमिक हमारे पास नर्वस पेरिफेरल सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तो अब एक जोन होता सी है रेगुलेशन ऑटोनोमिक है एंड नर्वस इरेक्शन सिस्टम। है, तो अब उसको जो सी कौन कंट्रोल रेगुलेशन करता है है? एंड ए इरेक्शन है एन उसको कौन एस। कंट्रोल करता है? ठीक है, ए अब बच्चों ए एन एन एस एस। दो पार्ट्स में डिवाइड होता ठीक है, है अब ना। बच्चों ए एक एन एस दो पार्ट्स में डिवाइड पैरासिम्पैथेटिक होता नर्वस है सिस्टम ना। एक एंड दूसरा पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम, एंड दूसरा है ना। सिंपैथेटिक एक काम नर्वस करता है सिस्टम, जब बॉडी रिलैक्स है होती ना। है, एक एक काम काम करता करता है है इन जब बॉडी इमरजेंसी, रिलैक्स है ना। होती है, तो अब एक काम बच्चों करता जोन है सा इन इमरजेंसी, पैरासिम्पैथेटिक है ना। नर्वस तो अब सिस्टम है, बच्चों जोन वो सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर पैरासिम्पैथेटिक दी नर्वस सिस्टम है इरेक्शन। वो रिस्पॉन्सिबल वो है फॉर रिस्पॉन्सिबल दी है फॉर दी इरेक्शन। इरेक्शन। वो एंड जोन सा रिस्पॉन्सिबल है बच्चों फॉर एस दी एन एस है, इरेक्शन सिंपैथेटिक नर्वस एंड सिस्टम जो है, सा बच्चों वो एस एन एस रिस्पॉन्सिबल है होता है सिंपैथेटिक फॉर दी नर्वस
सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इजैक्यूलेशन। ठीक है, अब वो कैसे, अब उसको बारे में ठीक है, हम लोग अब थोड़ा वो सा कैसे, डिटेल में अब पढ़ते हैं। उसको बारे में अब हम लोग यहाँ थोड़ा पे सा जगह है, डिटेल में हाँ पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे अब जगह है, सबसे हाँ पहले क्या देखो। हुआ, अब पैरासिम्पैथेटिक सबसे पहले क्या नर्वस हुआ, सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक अब नर्वस जब सिस्टम बच्चों में, किसी भी कपल ने, अब जब बच्चों किसी भी कपल ने, एक मिनट, एक हाँ मिनट, देखो, अब सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, हाँ देखो, जब किसी अब कपल ने, सबसे पहले क्या किसी हुआ कपल बच्चों, के माइंड जब में किसी सेक्सुअल कपल थॉट्स ने, आए या किसी वो कपल के कोपुलेशन करने माइंड में वाले हैं, सेक्सुअल तो थॉट्स उससे आए, क्या होने
या वो कॉपुलेशन करने वाली है, तो उससे क्या होने वाला है, उससे होने वाली है स्टिमुलेशन रिफ्लेक्स के थ्रू, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, साइकोजेनिक, उसने सोचा, मतलब कि साइकोलॉजी के थ्रू जब उसने सोचा, उससे क्या रिफ्लेक्स की स्टिमुलेशन हुई। ठीक है। तो जब कपल ठीक है, में लड़की तो ने या जब लड़के ने लड़की को किसी टच किया, जब कपल उससे में क्या लड़की उनके ने या माइंड में लड़के ने लड़की सेक्सुअल को टच थॉट्स किया, आए, उससे क्या है ना। उनके तो माइंड उससे में क्या सेक्सुअल सेंसरी थॉट्स आए, नर्व्स के थ्रू है ना। तो रिफ्लेक्शन उससे यानी क्या कि सेंसरी सेंसरी नर्व्स के नर्व्स के थ्रू थ्रू सिग्नल पहुंचे रिफ्लेक्शन, कहाँ यानी पे, कि सेंसरी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के नर्वस थ्रू सिस्टम सिग्नल पे। पहुंचे कहाँ ठीक पे, है, जहां से फिर क्या पैरासिम्पैथेटिक होगा, नर्वस सिस्टम पे। नाइट्रिक ऑक्साइड ठीक है, रिलीज जहां होता से है। फिर क्या होगा, नर्व्स की एंडिंग नाइट्रिक में ऑक्साइड नाइट्रिक रिलीज होता ऑक्साइड है, रिलीज नर्व्स की होता है। एंडिंग में नाइट्रिक तो सबसे ऑक्साइड पहले क्या रिलीज हुआ, होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सेक्सुअल एरोजल। सेक्सुअल अब बच्चों देखो, सेक्सुअल एरोजल एरोजल। वो इनिशिएट हो अब सकती है बच्चों देखो, साइकोलॉजिकली सेक्सुअल भी एरोजल और किसी के वो टच करने इनिशिएट से हो भी। सकती है तो साइकोलॉजिकली कैन भी बी और किसी के इनिशिएटेड टच करने से भी। तो कैन बी तो कैन बी इनिशिएटेड, इनिशिएटेड बाय तो कैन बी इनिशिएटेड बाय साइकोलॉजिकल, कैन बी इनिशिएटेड बाय साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कैन बी इनिशिएटेड बाय और साइकोलॉजिकल और सेंसरी स्टिमुलाई। ठीक है, सेंसरी स्टिमुलाई। जैसे कोई कपल है, कपल ठीक में है, लड़की ने लड़की को टच किया, तो जैसे भाई कोई क्या हुआ, कपल है, उसके माइंड में कपल में सेक्सुअल लड़की थॉट्स ने आए, लड़की को टच किया, है तो ना। भाई क्या या हुआ, वो कोई उसके मूवी माइंड देख में रहा है बैठ के सेक्सुअल हॉलीवुड, थॉट्स आए, उसमें किसिंग सीन आ है ना। गई, लो या वो भाई कोई मूवी देख रहा है लौंडे बैठ हो के जाते हैं हॉलीवुड, शुरू फिर, उसमें किसिंग सीन है आ ना। गया, लो वो भाई सब क्या है, लौंडे हो जाते हैं सेक्सुअल शुरू फिर, एरोजल होना। है ना। अब जब तो वो सब सेक्सुअल क्या है, एरोजल हुई, सेक्सुअल तो एरोजल उससे होना। क्या होने अब जब वाला है, सेक्सुअल एरोजल हुई, तो उससे क्या उससे क्या होने होने वाला है, वाला है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज उससे होगा। क्या होने वाला है, क्या होने वाला नाइट्रिक है, ऑक्साइड रिलीज नाइट्रिक होगा। ऑक्साइड, क्या होने यानी कि वाला है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, रिलीज होगा। यानी कि NO अब बच्चों रिलीज नाइट्रिक होगा। ऑक्साइड कहाँ पे रिलीज होगा, नर्व्स की अब बच्चों एंडिंग पे नाइट्रिक और ऑक्साइड कहाँ पे पेनिस रिलीज में, होगा, पेनिस नर्व्स के की इरेक्टाइल एंडिंग पे, टिश्यू में और जौन से पेनिस एंडोथेलियल में, सेल्स पेनिस प्रेजेंट के है, इरेक्टाइल उनमें भी टिश्यू क्या होने में वाला जौन है, से नाइट्रिक एंडोथेलियल ऑक्साइड सेल्स प्रेजेंट है, रिलीज। उनमें अब भी क्या जब होने नाइट्रिक वाला है, ऑक्साइड नाइट्रिक रिलीज ऑक्साइड होगा, रिलीज। उसके अब बाद जब क्या होगा, नाइट्रिक स्मूथ ऑक्साइड मसल्स रिलीज की होगा, रिलैक्सेशन। उसके बाद क्या अब वो होगा, कैसे होगी, वो स्मूथ मेन मसल्स बात है की यहाँ, रिलैक्सेशन। अब स्मूथ वो कैसे मसल्स की होगी, वो मेन बात है रिलैक्सेशन। यहाँ पे, क्या स्मूथ होने वाला मसल्स है, की स्मूथ रिलैक्सेशन। मसल्स की क्या होने रिलैक्सेशन। वाला है, यानी कि स्मूथ बच्चों मसल्स जोन की सा ये नाइट्रिक ऑक्साइड था रिलैक्सेशन। ना, यानी कि नाइट्रिक बच्चों जौन ऑक्साइड सा ने ये क्या नाइट्रिक किया, ऑक्साइड था ना, नाइट्रिक ऑक्साइड ने नाइट्रिक ऑक्साइड ने बॉडी में क्या एक किया, एंजाइम होता है, नाइट्रिक ग्वानिलेट ऑक्साइड ने साइक्लेज। बॉडी में एक एंजाइम एक होता एंजाइम है, होता है, ग्वानिलेट साइक्लेज, एक एंजाइम होता ग्वानिलेट है, साइक्लेज। ग्वानिलेट अरे ये साइक्लेज। बन गया भाई साहब, अरे गर्मी अरे इतनी है ये ना, बन गया टैब क्या यहाँ भाई बंदे पागल साहब, हो रहे हैं, अरे ये तो गर्मी फिर इतनी भी है ना, बेचारा टैब टैब क्या है ना। यहाँ बंदे तो पागल हो देखो रहे हैं, क्या कि ये तो फिर भी एनो बेचारा टैब मतलब है नाइट्रिक है ऑक्साइड ना। ने क्या तो किया, देखो क्या एंजाइम कि को एनो एक्टिवेट कर मतलब दिया। नाइट्रिक कौन ऑक्साइड से ने क्या एंजाइम किया, को, एंजाइम को ग्वानिलेट एक्टिवेट साइक्लेज। कर दिया। अब कौन इस से एंजाइम एंजाइम को, की वजह से क्या ग्वानिलेट होगा, ये साइक्लेज। एंजाइम अब बच्चों इस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल की वजह होता से है क्या होगा, फॉर ये दी एंजाइम बच्चों CGMP के रिस्पॉन्सिबल अमाउंट होता को है रेगुलेट करने फॉर में। दी अब जैसे ही CGMP ये के अमाउंट एंजाइम को रेगुलेट एक्टिवेट हो करने में। गया, अब इसने जैसे क्या ही कर ये दिया, एंजाइम एक्टिवेट साइक्लिक हो गया, इसने ग्वानोसिन क्या कर दिया, मोनोफॉस्फेट साइक्लिक की प्रोडक्शन को ग्वानोसिन बढ़ा दिया। क्या, मोनोफॉस्फेट की प्रोडक्शन साइक्लिक को बढ़ा दिया। ग्वानोसिन क्या, मोनोफॉस्फेट साइक्लिक की प्रोडक्शन को बढ़ा ग्वानोसिन दिया। अब जब बच्चों मोनोफॉस्फेट की CGMP प्रोडक्शन का को बढ़ा लेवल बढ़ दिया। जाएगा, अब जब तो बच्चों CGMP के CGMP का लेवल के लेवल बढ़ने बढ़ का जाएगा, मतलब क्या है, तो कि जो CGMP सी के आर्टरीज लेवल के का बढ़ने का स्मूथ मतलब मसल्स क्या है, होते हैं, कि जो आर्टरीज सी में आर्टरीज स्मूथ का मसल्स स्मूथ होते हैं, मसल्स वो होते हैं, बिल्कुल आर्टरीज रिलैक्स हो में जाते हैं, स्मूथ मसल्स वो होते हैं, बिल्कुल वो रिलैक्स हो बिल्कुल जाते हैं, रिलैक्स हो है जाते ना। हैं, जैसे आप वो कहीं पहाड़ों बिल्कुल पे घूमने रिलैक्स जाते हो हो, जाते हैं, आपको है सुंदर ना। सुंदर से जैसे व्यू आप दिखते कहीं हैं, पहाड़ों पे घूमने आपका जाते हो, माइंड एकदम से आपको रिलैक्स सुंदर हो जाता सुंदर है, से व्यू तरोताजा हो दिखते जाता हैं, है, वाह भाई आपका वाह, ये मैंने माइंड क्या देख एकदम से लिया, रिलैक्स हो जाता है, नज़ारा ही आ तरोताजा गया, हो जाता है, मज़ा ही वाह आ भाई वाह, ये गया। मैंने क्या वैसे ही देख लिया, CGMP है नज़ारा ही आ गया, मज़ा ही आ है ना। गया। वैसे CGMP ही जैसे ही CGMP आर्टरीज है, में रिलीज हुआ, उससे है ना। क्या हुआ, CGMP जो जैसे सा ही स्मूथ आर्टरीज में मसल्स थे रिलीज हुआ, और उससे क्या ट्रेबिक्युलेटरी हुआ, ऑफ द जो से रेक्टाइल टिश्यू स्मूथ वो मसल्स थे रिलैक्स हो जाती और है। ट्रेबिक्युलेटरी ऑफ द ठीक है, रेक्टाइल टिश्यू वो अब रिलैक्स हो लिखो ये जाती है। बात, ठीक है, अब क्या हुआ, अब लिखो ये बात। जोन सा ये अब क्या हुआ CGMP था, कि जौन सा ये CGMP ने क्या CGMP था, किया, CGMP ने CGMP ने क्या रिजल्ट किया, CGMP ने इन रिजल्ट्स रिजल्ट्स इन इन रिलैक्सेशन रिजल्ट्स ऑफ इन रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन ऑफ ऑफ स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन ऑफ इन स्मूथ आर्टरीज मसल्स
इन उसके आर्टरीज, अलावा बच्चों ट्रेबिक्यूले, एंड उसके अलावा बच्चों एक मिनट में दिखाता हूँ आपको बताइए। ट्रेबिक्यूले। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेबिक्यूले क्या होते हैं। एक मिनट रुको बस। तो बच्चों ये मतलब कि माइक्रोस्कोपिक इमेज है पेनिस के छोटे से टिश्यू के पार्ट की। ठीक है, तो जब माइक्रोस्कोपिक इमेज में देखते हैं तो जो सा कॉर्पस कैवर्नोसम है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये स्पॉन्जी ये एक मसल देख सकते हो, है ना। तो क्या ये ट्रेबिक्यूलस, पहले तो ये समझो कि ट्रेबिक्यूलर है क्या। जो ट्रेबिक्यूली बेसिकली एक स्पॉन्जी या कैंसिलस बोन के छोटे छोटे जाले जैसे ढांचे होते हैं जो बोन मतलब कि जो उस पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ना। तो जब पेनिस इरेक्ट होता है, पेनिस हार्ड होता है तो वो स्टिफ हो जाते हैं, है ना। मतलब कि वो हार्ड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ट्रेबिक्यूले एंड ब्लड वेसल्स। तो ट्रेबिक्यूले जनरली बोन्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है और बोन्स के अलावा ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द पेनिस ऑल्सो, है ना। पेनिस के भी कौन से मसल्स में, कॉर्पस कैवर्नोसम में। ठीक है, तो जब पेनिस इरेक्ट होता है तो ये ट्यूबरक्यूले और उसके आसपास के ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो जाते हैं और खून से भरकर कॉर्पस कैवर्नोसम को सख्त और फैलाने में मदद करते हैं जो इरेक्शन का कारण होता है। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रेबिक्यूले, है ना। तो जब अब नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ा, उससे क्या हुआ, हमारे पास जो सा एंजाइम था ग्वानिलेट साइक्लेज वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी एक्टिवेशन से क्या होता है, CGMP यानी कि साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट का अमाउंट बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो से स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाती है इन आर्टरीज एंड ट्रेबेक्यूले, एंड उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फटाफट इरेक्टाइल टिश्यू में फील होता, मतलब वो फील होना स्टार्ट हो जाता है और पेनिस एनलार्ज एंड इरेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट इन रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स इन आर्टरीज एंड ट्रेबिक्यूले ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। अब जैसे जैसे ब्लड फील होता जाएगा, एज blood feels इरेक्टाइल टिश्यू, उसकी वजह से क्या होगा, पेनिस बिकम एनलार्ज एंड इरेक्ट, पेनिस बिकम एनलार्ज एंड इरेक्ट। तो ऐसे बच्चों इरेक्शन हुई। ठीक है, ऐसे क्या हुई, इरेक्शन। अब हम बात करते हैं इजैकुलेशन की। अब इजैकुलेशन को कौन कंट्रोल करता है, इजैकुलेशन को कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि SNS। अब इसको भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन एंड एरोजल हुआ तो उससे क्या हुआ, इजैकुलेशन इज इनिशिएटेड, है ना। तो भाई इजैकुलेशन इनिशिएट हुई कैसे, बाय द सेक्सुअल स्टिमुलेशन। अभी बताया ना कि देखो बच्चों ये दोनों चीजें ना एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन मैनर में चलती है। अब जैसे ही साइकोलॉजिकल या सेंसरी स्टिमुलाई से किसी भी बंदे के अंदर क्या रिफ्लेक्स मतलब कि सेक्सुअल अरोजल आया, तो जैसे ही उसने कोपुलेट करना स्टार्ट किया किसी फीमेल के साथ, तो उससे क्या होगा, अब उससे इनिशिएशन हो जाएगी किसकी, इजैकुलेशन की, है ना। वो कैसे होती है, देखो क्या कि जोन सी सेंसरी नर्व्स है जेनाइटल एरिया में, वो सेक्सुअल स्टिमुलेशन को डिटेक्ट करती है और ट्रांसमिट करती है सिग्नल को थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या हुआ यहाँ पे, हम बोल सकते हैं कि सेंसरी नर्व्स की एक्टिवेशन हो जाती है। क्या,
सेंसरी नर्व्स की एक्टिवेशन हो जाती है। ठीक है, तो जितने भी सेंसरी नर्व्स होते हैं कहाँ पे, इन द जेनाइटल एरिया, जब वो सेक्सुअल स्टिमुलेशन को डिटेक्ट करते हैं, जब वो सेक्सुअल स्टिमुलेशन को डिटेक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं टू स्पाइनल कोड। उन्होंने क्या किया, सिग्नल को ट्रांसमिट किया टू द स्पाइनल कोड। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, तो क्या किया, सिग्नल की ट्रांसमिशन करी टू द स्पाइनल कोड। ठीक है, अब जब सिग्नल स्पाइनल कोड तक पहुंचा तो उससे क्या होगा, रिफ्लेक्स पाथवे एक्टिवेट हो जाएंगे। जब रिफ्लेक्स पाथवे एक्टिवेट हो गए, उससे क्या, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी इन द पेल्विक रीजन। तो बच्चों तीसरा क्या हुआ यहाँ पे, रिफ्लेक्स एक्टिवेशन। क्या हुआ, रिफ्लेक्स की एक्टिवेशन। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्स की एक्टिवेशन हुई तो उससे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स पेल्विक रीजन में स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन पेल्विक रीजन इनिशिएट। पेल्विक रीजन इनिशिएट, तो पेल्विक रीजन में क्या, वो इनिशिएट हो जाती है। ठीक है, अब जब बच्चों मसल की कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गई तो उससे अब क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो गई तो उससे क्या होगा, वास्ट एफर्नस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब यहाँ पे जितने भी स्मूथ मसल्स हैं उन सब की कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और एसएनएस इसके साथ साथ क्या करेगा, जो सा ब्लैडर है, ब्लैडर की नेक को भी क्लोज कर देता है ताकि वहाँ पे सीमेन की एंट्री ना हो सके। एंड देन फाइनली सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड द सीमेन निकल जाता है बाहर एंड इट कॉज इजैक्यूलेशन। आगे समझ। तो अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, एसएनएस की एक्टिवेशन। अब जब एसएनएस एक्टिवेट कर गया, बस समझ जाओ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी एक्टिवेशन से क्या होगा, जितने भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन वास डेफरनस। एपिडिडीमस में जाके स्पर्म स्टोर हो गया था ना, तो वहां से जब वास्ट एफर्नस में स्पर्म पहुंच जाएगा, वहां स्टोर हो जाएगा। तो जब वास्ट एफर्नस कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मसल कहां पे पहुंच जाएगा, इजैक्युलेटरी डक्ट, है ना। तो वास्ट एफर्नस और फिर सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इन सब की बच्चों क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो ग्लैंड्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई, ट्यूब्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई, डक्ट्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई, जिससे क्या, सीमेन बाहर निकला जब ग्लैंड्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई। जब डक्ट्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई, क्या बाहर निकला, वहां से स्पर्म बाहर निकला और कहां पे आ गया, इनसाइड द यूरेथ्रा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, क्लोजर ऑफ ब्लैडर नेक, क्योंकि अगर ब्लैडर की नेक को बंद नहीं करा गया तो स्पर्म वहां चला जाएगा। तो क्लोजर ऑफ ब्लैडर नेक, वो भी किसने करी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। ठीक है, तो क्लोजर ऑफ ब्लैडर नेक क्यों करी, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इन ब्लैडर। एंड बच्चों लास्ट में फाइनली क्या हो जाती है, एमिशन एंड इजैक्यूलेशन। क्या हो जाती है, इमिशन एंड इजैक्यूलेशन। अब सारे मसल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं एंड सीमेन यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है एंड इट विल कॉज इजैक्यूलेशन। तो आई होप कि आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा
कि कैसे इरेक्शन हो रही है एंड कैसे इजैकुलेशन हो रही है। ठीक है, देखो दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पीएनएस यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इजैकुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एसएनएस यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जैसे ही किसी कपल ने क्या करा, किसी कपल में मतलब कि सेक्सुअल थॉट्स आए, है ना, सेक्सुअल थॉट्स आए, तो उससे क्या होगा, सेक्सुअल एरोजल की इनिशिएशन हो जाएगी, मतलब कि सेक्सुअल थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब सेक्सुअल थॉट्स आना स्टार्ट हो गए तो उससे क्या हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ। देखो, सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल एरोजल हुआ, उससे क्या हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ। ये देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ कहाँ पे, नर्व एंडिंग में और एंडोथेलियल सेल्स में जो कि रेक्टाइल टिश्यू में प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होगा, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन। कैसे, अब देखो नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या करा, नाइट्रिक ऑक्साइड ने एक एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। कौन सा एंजाइम था, ग्वानिलेट साइक्लेज। कौन सा एंजाइम था, ग्वानिलेट साइक्लेज। अब जब ग्वानिलेट साइक्लेज की एक्टिवेशन हो गई तो उससे क्या होगा, सीजीएमपी यानी कि साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट का नंबर बढ़ जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा। जैसे उसका लेवल बढ़ गया तो क्या होगा कि जो से आर्टरीज के स्मूथ मसल्स है और ट्रेबिक्यूले है उनकी रिलैक्सेशन हो जाएगी। अब जब रिलैक्स हो गए तो उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ा तो क्या होगा, ब्लड फटाफट इरेक्टाइल टिश्यू में फील होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे पेनिस का एनलार्ज हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हुई इरेक्शन। अब इजैकुलेशन कैसे हुई, इजैकुलेशन होती है एसएनएस की वजह से। अब जब कोई कपल कोपुलेट कर रहा है तो क्या होगा, एसएनएस की एक्टिवेशन हो जाती है। ठीक है, कैसे, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, मतलब कि जब पेल्विक रीजन में सेक्सुअल स्टिमुलेशन की डिटेक्शन करी, है ना, सेंसरी नर्व्स ने, तो उन्होंने सिग्नल को ट्रांसमिट करा थ्रू दी स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ पे, एसएनएस के पास। जब वो जो से नर्व्स थे, जब वो जो से सिग्नल थे वो एसएनएस के पास पहुंचे तो एसएनएस की एक्टिवेशन हो गई। जब एसएनएस की एक्टिवेशन हो गई तो क्या होगा कि जो से स्मूथ मसल्स थे, वास्ट डेफरेंस के, सेमिनल वेसिकल के और प्रोस्टेट ग्लैंड के, उनकी कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे जो सा स्पर्म वास्ट डेफरेंस में था वो आ जाता है इन दी इजैकुलेटरी डक्ट, एंड जितनी भी सिक्रीशन थी ग्लैंड्स की वो भी हो जाती है, कहाँ पे आ जाती है, इनटू दी यूरेथ्रा बाय इजैकुलेटरी डक्ट। सेमिनल वेसिकल की आई और प्रोस्टेट की, बल्बोरेथ्रल की, तो वो सारा इकट्ठा हो जाता है इन दी यूरेथ्रा। एंड फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, दूसरा स्टेप, क्लोजर होती है ब्लैडर नेक, क्योंकि अगर यूरिनरी ब्लैडर की नेक को क्लोज नहीं करा गया तो क्या होगा, स्पर्म यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। तो उसको, यूरिनरी ब्लैडर की नेक को भी किसने क्लोज किया, एसएनएस ने। एंड फाइनली फिर सारे मसल्स के क्या, रिथमिकली कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जिससे स्पर्म इजैकुलेट कर जाता है। इजी है। अब देखो, ये ऊपर है फ्लैसिड पेनिस, मतलब कि जो अभी मतलब कि इरेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जोन से ब्लड वेसल्स है वो अभी नॉर्मल शेप में है ना। अब यहाँ पे हमारे पास जोन सा नीचे इरेक्ट पेनिस है, यहाँ पे देखो जोन सी यहाँ पे मसल्स, मतलब कि ब्लड वेसल्स है टिश्यू में, वो क्या, वो पूरा उनके अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपरली हो रहा है। ठीक है, तो कॉर्पस कैवर्नोसम क्या, ब्लड के साथ फील कर रहा है और आर्टरीज भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और ये नीचे देखो यहाँ भी ब्लड वेसल्स जो यूरेथ्रा के आसपास है हमारी कॉर्पस स्पोंजियोसम में, वो भी क्या हो रही है, वो भी क्या, पूरी ब्लड से फील हो रही है, और यूरेथ्रा क्या हो गया, कॉम्प्रेस। ठीक है बच्चों, तो ये थी इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी फिर हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म करेंगे और स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मेरी मेहनत करने का क्या फ़ायदा यार। तो इसीलिए अपना फीडबैक प्लीज़ मुझे दो कि मैं कैसे अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकता हूँ, या वो मुझे पॉइंट बताओ कि आपको जो लग रहा है कि वो मेरा गलत है, मुझे उसको सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो चलो
अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और हंसते रहो और मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।